हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू मिडनाइट क्लासेस। गाइस, इससे पहले 2 लेक्चर्स मैंने आपको हैंड रिटन नोट से एक्सप्लेन कर दिए थे और उन नोट्स में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का एक जनरल ओवरव्यू, आपके आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज, ऑपरेटर्स और उनकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि हर्मिशियन, ऑर्थोगोनैलिटी और अदर प्रॉपर्टीज हमने आपको डिस्क्राइब करी थी। गाइस, इस लेक्चर में हम पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करेंगे और उनके बारे में हल्का हल्का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि पोस्टुलेट की जनरल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है क्या और किस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। गाइस, इस वीडियो में बहुत सारे टर्म पिछली 2 वीडियो से रिलेटेड यूज होंगे, तो आप पहले उन्हें देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। गाइस, एक फिर से क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक्चुअली स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में जनरली स्टडी करते हैं, जो कि उनकी स्मॉल पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। एक आपको मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर गाइस, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक्चुअली पढ़ते क्या है, तो आपको पोस्टुलेट फिर आसानी से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ये है गाइस, जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफिकली में या डायग्रामेटिकली मैं यहाँ पर शो करता हूँ। यहाँ पर मैं 4 पार्ट कर दिए, 4 क्वाड्रेंट बना दिए मैंने इस डायग्राम के। जैसे कि वर्टिकल एक्सिस पे मैं इसको साइज डिनोट कर लेता हूँ कि वर्टिकल एक्सिस पे जो डिनोशन करेगी ये लाइन, ये वर्टिकल एक्सिस क्या डिनोट करेगी गाइस? साइज को डिनोट करेगी, साइज को डिनोट करेगी। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी ये वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेगी, ये वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेगी। तो फटाफट हम ले लेते हैं गाइस, यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर इधर साइड हम ले लेते हैं गाइस हाई स्पीड पार्टिकल, जैसे कि वी, जो कि जिनकी वेलोसिटी लगभग इक्वल होगी स्पीड ऑफ लाइट के, और इधर जो वेलोसिटीज होंगी वो लो वेलोसिटीज होंगी। नीचे की तरफ हम ले लेते हैं साइज ले लेते हैं हम नीचे की तरफ बिग ले लेते हैं, और ऊपर की तरफ हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल साइजेस। तो गाइस, जैसे कि अगर हम बात करें जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे या बिगर पार्टिकल्स होंगे, अगर वो लो स्पीड में, अगर हम लो स्पीड में उनकी स्टडी करते हैं, तो गाइस वो आता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, वो आता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, जिसको कि मैं यहाँ पर CM से डिनोट कर रहा हूँ। आप इसको अपनी नोटबुक में पूरा लिख लीजिए, क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको कि हम क्या भी कहते हैं गाइस, इसको हम क्या भी कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, जिसको कि मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ NEWT डॉट से शॉर्ट फॉर्म से डिनोट कर दिया। न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स को कहते हैं गाइस। अब अगर हम बात करें बिगर पार्टिकल्स यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, लार्ज स्पीड पे, हायर स्पीड पे, और अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी वो स्पीड, जहां पर की लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर जो स्पीड होगी, अगर हम वहां पर बिगर मॉलिक्यूल्स की स्टडी करें, तो गाइस जिस फिजिक्स के अंदर या जिस टॉपिक्स के अंदर हम इनकी स्टडीज करते हैं वो होते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन। तो STR से इसको डिनोट कर देता हूँ मैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गाइस, अब अगर हम बात करें जो हमारा मेन क्वांटम मैकेनिक्स है, वो आता है गाइस स्मॉल पार्टिकल्स विद लो वेलोसिटीज। स्मॉल पार्टिकल्स विद लो वेलोसिटीज को हम पढ़ते हैं गाइस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडीज करते हैं विद लो स्पीड, और अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स की बात करें एट हायर स्पीड, अप्रोक्सीमेट लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको हम पढ़ते हैं गाइस क्वांटम, उसको हम पढ़ते हैं गाइस क्वांटम फील्ड थ्योरी, QFT से मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ इसको, ठीक है ना गाइस। तो QFT मतलब है क्वांटम फील्ड थ्योरी, QFT मतलब है क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पर आप फटाफट से इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि स्मॉल साइजेज विद लो वेलोसिटी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी होगा, स्मॉल साइजेज विद हाई वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लाइट, QFT यानी क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। अगर बिग पार्टिकल्स होंगे और लो स्पीड होगी तो क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसको मैंने CM से डिनोट किया यहाँ पर। और आपका जो बहुत स्पेशल केस है और बहुत अच्छी थ्योरी है आइंस्टाइन के द्वारा दी गई है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें हम बिगर पार्टिकल्स और ऐसे बिगर पार्टिकल्स जो कि अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट ट्रेवल करें, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो गाइस, अब हम फटाफट आ जाते हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे। तो देखिए आप, पहला पोस्टुलेट क्या है गाइस? पहला पोस्टुलेट
कहता है या स्टेट करता है, अ सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद इट। ये हम कह रहे हैं एक फिजिकल सिस्टम। गाइस कोई भी अगर सिस्टम होगा तो वो हम उसमें हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्टेट क्या है, वो कहाँ पर कैसा बिहेव करता है, किस पोजीशन पे कैसा बिहेव करता है, या उस सिस्टम में अगर एक बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर एक सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, इस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, और इस सिस्टम के साथ कोई वेव फंक्शन भी एसोसिएटेड होगा, इस सिस्टम के साथ कोई वेव फंक्शन भी एसोसिएटेड होगा। अगर हम उस वेव फंक्शन के बारे में पढ़ें और उसकी प्रॉपर्टीज को हम पता लगा लें, तो गाइज हम इस पूरे सिस्टम की, जितना भी ये सिस्टम है, जितने भी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइज। मान लिया हमने कि जो वेव फंक्शन है उसे हम डिनोट करते हैं साई से, उसे हम डिनोट करते हैं साई से, उसे हम डिनोट करते हैं, सॉरी गाइज, वेट अ मिनट, उसे हम डिनोट करते हैं साई से। और जनरली ये साई रिप्रेजेंट होगा गाइज 4 कोऑर्डिनेट से, एक्स, वाई, जेड, और चौथा जो वेरिएबल होगा या कोऑर्डिनेट होगा टाइम कोऑर्डिनेट या टाइम वेरिएबल। तो गाइज जनरली जो वेव फंक्शन होगा वो 4 कोऑर्डिनेट से डिनोट होगा, 3 उसके होंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और 4th जो उसके लिए वेरिएबल होगा या कोऑर्डिनेट होगा वो होगा टाइम कोऑर्डिनेट। तो गाइज अगर हम यहाँ पर साई कोई फंक्शन माने, तो अगर हम इस साई फंक्शन की प्रॉपर्टीज निकाल लेते हैं, जैसे कि मानावाद ये कोई आइगन फंक्शन है, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, अगर ये आइगन फंक्शन होगा तो इसकी कोई आइगन वैल्यू भी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, वो आप देख लीजिए। तो आइगन वैल्यू होगी, तो अगर हम वो पता लगा लें तो जिस भी सिस्टम के साथ ये साई फंक्शन एसोसिएटेड होगा, जुड़ा हुआ होगा, या जिस सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करेगा, जिस सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये वेव फंक्शन हमें उस पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने में हेल्प भी कर सकता है, और आसानी से इस वेव फंक्शन के थ्रू हम उस सिस्टम की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। किन्हीं बुकों में गाइज जो ये साई एक्स वाई जेड टी ये ऐसे मेंशन किया है मैंने यहाँ पर, किन्हीं बुकों में इस तरीके से भी मेंशन होगा, साई Q1 Q2 सो ऑन ऑफ Qn एंड T। तो गाइज Q1 Q2 Qn है क्या? एक्चुअली Q1 Q2 Qn है कुछ नहीं, ये इसको हमने इस पूरे को हमने एक वेरिएबल का नाम ले रहा है। जैसे यहाँ पर है तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू है गाइज X1 Y1 Z1 और T। तो Q1 इक्वल टू है X1 Y1 Z1 T। या अगर हम T को यहाँ पर से हटा भी लें, T को अगर हम यहाँ पर से हटा भी लें तो Q1 किसको रिप्रेजेंट करता है, X1 Y1 और Z1 को। तो इस पूरे को हमने एक नाम ले लिया Q1। ऐसी Q2 भी होगा, Q2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q2 रिप्रेजेंट करेगा X2 Y2 और Z2 को। Q2 रिप्रेजेंट करेगा अगर हम यहाँ पर देखें तो Q2 रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, Q2 रिप्रेजेंट करेगा X2 Y2 और Z2 को। इन तीनों का एक हमने वेरिएबल बना लिया। इन 3 वेरिएबल का हमने एक सिंगलेट वेरिएबल चूज कर दिया, जिसको कि हमने नाम दे दिया Q2। ऐसे अगर Q3 की बात करें तो Q3 इक्वल टू हो जाएगा X3 Y3 Z3। तो 3 वेरिएबल का एक सिंगलेट वेरिएबल हमने डिस्क्राइब कर दिया, जिसे कि हमने Q नाम दे दिया, या Q1 Q2 सो ऑन ऑफ Q1 और T। तो किन्हीं बुकों में ये जो वेरिएबल होगा, जो ये वेव फंक्शन होगा, इनको इन वेरिएबल से भी डिनोट किया हुआ होगा या इन वेरिएबल से एसोसिएट करके दिखाया हुआ होगा। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल आपका पोस्टुलेट है पहला, कि कोई भी अगर, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं, कि कोई भी अगर एक सिस्टम होगा, फिजिकल सिस्टम, अगर हमें उस सिस्टम के बारे में कंप्लीटली पता करना है कि ये सिस्टम कैसा है, इस सिस्टम के साथ क्या क्या एसोसिएटेड होगा, तो उस सिस्टम का हम एक एसोसिएटेड वेव फंक्शन ले लेंगे। वो वेव फंक्शन की जो कि उस सिस्टम से एसोसिएटेड होगा, अगर हम उस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर पाते हैं या पता लगा लेते हैं कि ये किस तरीके का वेव फंक्शन है, तो हम जिस सिस्टम से वो वेव फंक्शन एसोसिएटेड है उस सिस्टम को भी पूरी रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगले पोस्टुलेट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पोस्टुलेट गाइज है, अगला पोस्टुलेट एक्चुअली गाइज पोस्टुलेट ना कह के साई की प्रॉपर्टी हम इसे कह सकते हैं। पोस्टुलेट तो ये है ही, पर मेनली ये साई की एक प्रॉपर्टी है कि जो
वेव फंक्शन होता है वो नॉर्मलाइज होता है, जो वेव फंक्शन होता है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है। और जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है गाइस वो जनरली होती है, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ भी है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर आप डी टाउ आप लिख सकते हैं या डी एक्स आप लिख सकते हैं, डी एक्स या डी टाउ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, डी एक्स या डी टाउ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज जो ये साई मॉड ऑफ साई स्क्वायर डिनोट करेगा, अब ये डिनोट क्या करेगा, ये डिनोट करता है गाइज एक्चुअली में साई इंटू साई स्टार। और पिछली वीडियोज में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ गाइस कि साई स्टार या स्टार क्या डिनोट करता है। स्टार डिनोट करता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को डिनोट करता है यहाँ पर स्टार। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स, और ये जनरली जो वेव फंक्शन होगा गाइस वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा। जैसे साई इक्वल टू अगर हम ले लें माना बात कि a प्लस आइटा बी है, a प्लस आइटा बी से हम साई को डिनोट करें, तो साई स्टार को हम किससे डिनोट करेंगे, a माइनस आइटा बी में। कैसे होता है ये मैंने पुरानी वीडियोज में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से होगा गाइस। और इस साई इंटू साई स्टार या मॉड ऑफ साई स्क्वायर को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसे हम यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर गाइस मैं मेंशन कर लेता हूँ, अगर आप पहले मेंशन कर सकते हैं तो कर लीजिए फटाफट अपनी नोटबुक्स में, कि जो ये मॉड ऑफ साई स्क्वायर होगा या साई इंटू साई स्टार होगा, ये जनरली दिखाएगा आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, डेंसिटी। अब गाइज ये क्या टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। गाइज अगर मैं किसी सिस्टम की बात करूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करूँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कोई वेव फंक्शन एसोसिएटेड है साई, कोई इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ पार्टिकुलर एज अ वेव हम उसे आसानी से एक्सप्लेन और डिनोट कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो किसी एटम के अराउंड मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है गाइज, कोई एटम है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके साथ कोई वेव फंक्शन एसोसिएटेड है, वो है साई इसके साथ कोई एसोसिएटेड वेव फंक्शन है। तो साई इस मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या डिनोट करेगा, यहाँ पर मॉड ऑफ साई स्क्वायर ये डिनोट करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे एटम के अराउंड जो वॉल्यूम है, इस पूरे एटम के अराउंड जो वॉल्यूम है, डी टाउ इस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है गाइस। तो इस पूरे एटम के अराउंड जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में ये इलेक्ट्रॉन किस टाइम पे या एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे, dt टाइम पे किस जगह पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, या यहाँ पर, या यहाँ पर, इस पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में या पूरे इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉनिक स्पेरिकल में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो ये मॉड ऑफ साई स्क्वायर ये डिनोट करता है गाइस, ठीक है। और डी टाउ क्या डिनोट करता है, वॉल्यूम को डिनोट करता है यहाँ पर। तो गाइस ये नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन था, ये आपने देख लिया है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है गाइस कि जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर होगा, यानी वेव फंक्शन का जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर का वेव फंक्शन का स्क्वायर नहीं होगा, जो ये मॉड ऑफ साई स्क्वायर है ये डिनोट करता है मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को, जैसे मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर गाइस, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि साई बराबर है a प्लस आइटा बी। तो गाइस साई इंटू साई स्टार, अगर हम पहले जो हम साई इंटू साई स्टार करके देख लेते हैं, तो साई इंटू अगर हम साई स्टार निकालें तो फटाफट कर लीजिएगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर
करेंगे तो सिंपली जो आंसर आ जाएगा गाइस वो आ जाएगा आपका करिए इसको फटाफट। साइन टू साई स्टार को अगर आप निकालते हैं यहाँ पर तो फटाफट निकालिए। ए इंटू ए अगर होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ये माइनस ए आईटा बी, ये होगा तो प्लस ए आईटा बी, और ये होगा तो माइनस आईटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और आईटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आईटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस का प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड भी निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। कैसा आएगा गाइस वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कैसा आया गाइस। आईटा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकलती है, जैसे आईटा इक्वल टू होता है √-1, तो आईटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो गया। अब गाइज ये तो था साई इंटू साई स्टार का, ये तो था साई इंटू साई स्टार का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ साई का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ साई कैसे निकाल देंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इसका मैग्नीट्यूड सिंपल है, सिंपली इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा गाइज, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको आता है निकालना, पहले ये क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया है, ये साई का मैग्नीट्यूड हो गया, मॉड ऑफ साई हो गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ साई। अब इस मैग्नीट्यूड ऑफ साई का अगर आप स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू सेम है साई स्टार और मॉड ऑफ साई स्क्वायर की, तो इसीलिए आप बाद में किन्हीं बुकों में इस इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1 को इस तरीके से भी मेंशन किया होगा। किस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी टाउ डेल टाउ इक्वल टू 1। ये भी नॉर्मलाइजेशन की ही कंडीशन है। और ये एक दूसरा पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का कि कोई भी वेव फंक्शन होगा जो कि किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होगा वो हमेशा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। वो हमेशा कैसा फंक्शन होगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मतलब ये दोनों कंडीशन जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है ना गाइज। और दूसरी कंडीशन क्या, कि जो वो मॉड ऑफ साई स्क्वायर होगा या साई इंटू साई स्टार होगा वो हमेशा किस चीज को डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट करेगा। अब गाइज आगे बढ़ते हैं तीसरे पोस्टुलेट की तरफ। तो भाई तीसरा पोस्टुलेट है आपके पास, एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है गाइस क्वांटम मैकेनिक्स का, जरा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। एवरी डायनामिकल वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद एन ऑपरेटर एंड इफ वेरिएबल इज फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी देन एसोसिएटेड ऑपरेटर इज हर्मिशियन। हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, और हर्मिशियन ऑपरेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं गाइस। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आप पहले वो 2 वीडियोस देख लीजिए तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो गाइस ये कह रहा है कि अगर माना बात कोई वेव फंक्शन हमारे पास है या कोई वेरिएबल हम कह लें, सिंपली अगर हम कह लें कि हमारे पास कोई वेरिएबल है और वो वेरिएबल किसी ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड है। माना बात गाइज हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसे हम कहते हैं ए से हम उस वेरिएबल को डिनोट करते हैं कि ए हमारे पास कोई वेरिएबल है और ये किसी ऑपरेटर अल्फा के साथ एसोसिएटेड है। ये किसी वेरिएबल अल्फा के साथ एसोसिएटेड है, यानी अल्फा ए करके हम इसे डिनोट कर सकते हैं इस वेरिएबल को। तो गाइज अगर ये ए जो वेरिएबल है ये अगर कोई फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी होगी, फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज का मतलब है जैसे कि अगर ये ए किसी पोजीशन कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, किसी पोजीशन कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, या फिर जो ये ए है ये किसी मोमेंटम कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है गाइस, ये किसी मोमेंटम कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, या फिर जो ये ए है, जो ए वेरिएबल है ये किसी एनर्जी कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, एनर्जी कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। तो गाइस उस कंडीशन में जो अल्फा होगा, यहाँ पर जो अल्फा है ये अल्फा होगा गाइस हर्मिशियन।
हर्मिशियन होगा। और हर्मिशियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आपको पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ। मेन प्रॉपर्टीज होती है कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होती है या जो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं उनकी हमेशा एक रियल वैल्यू हमें आइगन वैल्यू मिलती है, उनकी हमेशा हमें एक रियल आइगन वैल्यू मिलती है अगर वो किसी आइगन फंक्शन के साथ एसोसिएटेड हो। तो गाइस बहुत सिंपल सा आपके पास ये पोस्टुलेट है कि अगर कोई हमारे पास कोई डायनेमिकल वेरिएबल होगा जिसे कि हम डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर ए से, और वो किसी ऑपरेटर अल्फा के साथ एसोसिएटेड है, और उस कंडीशन में जो वेरिएबल है वो डिनोट करता है किसी पोजीशन कोऑर्डिनेट को या मोमेंटम कोऑर्डिनेट को या एनर्जी कोऑर्डिनेट को। अगर वो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, मोमेंटम कोऑर्डिनेट, एनर्जी कोऑर्डिनेट, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में जो अल्फा होगा, जो ऑपरेटर लगा हुआ होगा आगे से, वो क्या होगा गाइस? हर्मिशियन होगा। और गाइस मोमेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट जनरली किससे डिनोट होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था x1 y1 z1, और अगर हम उन्हें पूरी x1 y1 z1 से डिनोट होते हैं जनरली ये। और अभी अगर हम पहले जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पोस्टुलेट में, तो हमने वहाँ पर उसको किससे भी डिनोट कर सका, इस Q1 Q2 और ऐसे पोजीशन कोऑर्डिनेट से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ऐसे गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है, उसे आप नोट कर लीजिए। पोजीशन कोऑर्डिनेट तो सिंपल है, वो मैं आपको पहले पोस्टुलेट में ही बता चुका हूँ कि एक्स वाई जेड से हम पोजीशन कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। और जनरली अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स में, एक हम सिंगलेट वेरिएबल हम पोजीशन कोऑर्डिनेट को दे देते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो अगर हम उन सबको एक सिंगलेट वेरिएबल दे दें तो हम उनको Q1 Q2 Q3 और ऐसे करके हम उन्हें डिनोट कर सकते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट को। कहीं मोमेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट को, मोमेंटम कोऑर्डिनेट आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या होता है? मोमेंटम कोऑर्डिनेट को जनरली हम P से डिनोट करते हैं। वो PI PJ PK हो सकता है। I मतलब है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, J मतलब है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, K मतलब है जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ये आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ PJ की, J कोऑर्डिनेट वाला मोमेंटम मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप निकाल सकते हैं। मोमेंटम का कोऑर्डिनेट जनरली, मोमेंटम का जो वेरिएबल होता है गाइस वो जनरली होता है माइनस आयोटा h अपॉन 2 पाई डेल अपॉन डेल क्यू जे। ये होता है गाइस मोमेंटम का वेरिएबल, जो जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में हम मोमेंटम को इस वेरिएबल से डिनोट करते हैं। ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये कैसे आया, कैसे हम इसको निकालते हैं, और क्या और किस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं के कोऑर्डिनेट और आई कोऑर्डिनेट में, यानी एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट में, वो मैं आपको जब आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के बारे में, ऑब्जर्वेबल्स के बारे में, और कम्यूटेटर वाली प्रॉपर्टीज़ में, और डायनेमिक वेरिएबल्स और उनसे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ या ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा गाइस कि ये कैसा आया और कैसे कैसे हम इनको इंटरचेंज करके लिख देते हैं। अभी आप सिर्फ इसे नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसे हम इससे डिनोट करते हैं, माइनस आयोटा h अपॉन 2 पाई डेल अपॉन डेल क्यू जे। जे यानी जो एसोसिएटेड होगा मोमेंटम कोऑर्डिनेट जे एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ। तो गाइस फोर्थ पोस्टुलेट है कि द वेव फंक्शन ओबेज श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं गाइस, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। आपने 12th में भी, 11th 12th इंटरमीडिएट में भी ये पढ़ा हुआ है, और इससे पहले आपके पास था एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वहाँ भी आप इसे पढ़ चुके हैं। और फर्स्ट बार जो आप वेव ऑप्टिक्स में भी आप इसे पढ़ चुके हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। तो फटाफट मैं यहाँ पर हल्का सा आपको बता देता हूँ कि जो वेव पोस्टुलेट है सिंपली कि जो वेव फंक्शन होगा साई, वो हमेशा श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट और एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी वेव फंक्शन की, किसी भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की एक नेसेसरी कंडीशन है कि वो हमेशा श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो गाइस जनरली श्रोडिंगर इक्वेशन को हम डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको ऐसे बता, टाइम इंडिपेंडेंटली
टाइम डिपेंडेंट वाली बता देता हूँ मैं आपको अभी। टाइम इंडिपेंडेंट तो सरल है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट होने, क्योंकि हमने फर्स्ट पोस्टलेट में आपको ये डिस्क्राइब किया था कि जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स वाई जेड और टाइम वेरिएबल। इसे हम यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर बता देता हूँ कि क्या होती है। जो इक्वेशन होती है गाइज वो होती है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई एम, पाई स्क्वायर होता है गाइस शायद, पाई स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ी इरेज कर दीजिए इसे, पाई स्क्वायर होता है यहाँ पर, पाई स्क्वायर एम माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आयोटा एच अपॉन 2 पाई डेल साई अपॉन डेल टी। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है गाइस। तो कोई भी वेव फंक्शन अगर साई होगा तो वो इस इक्वेशन को फॉलोज करेगा। यानी अगर उस साई की वैल्यू, कोई वेव फंक्शन है साई, अगर हम उसकी वैल्यू इसमें रख दें तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। गाइस ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पर, ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। अगर तीनों वेरिएबल्स के केस में अगर हम इसे लिखें तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यहीं पे वैल्यू में अंतर आएगा। यहाँ पर बस जो अदर चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगी या आएगी वो ये आएगी, अगर हम इसे तीनों वेरिएबल के टर्म में लिखें तो सेम यही आएगा, बस यहाँ पर चेंज आएगा। यहाँ पर आप चेंज करके लिख लीजिएगा थ्री डायमेंशनल में, इन 3D में क्या होगा, इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में क्या श्रोडिंगर इक्वेशन है कि शुरू में तो ये होगा माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम और फिर उसके बाद यहाँ अंदर चेंज आएगा, यहाँ अंदर आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन, थोड़ी सी गाइस से छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर चेंज आएगा इस वो आएगा, यहाँ पर आएगा चेंज जो आएगा डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई होगा, इधर डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर, या यहाँ पर सही कर दीजिए आप, यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये यहाँ पर गाइस ये एडिशनल एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर इसकी जगह, सिर्फ इस वाले की जगह यहाँ पर एडिशनल एंट्री हो जाएगी, बाकी पूरा का पूरा आपका सेम रहेगा। तो इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में जो श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आयोटा एच अपॉन 2 पाई डेल साई अपॉन डेल टी। इस इक्वेशन को कोई भी वेव फंक्शन सेटिस्फाई करेगा या ओबेस करेगा इन 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट या इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। अब गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट। लास्ट और बहुत ही सिंपल जो आपका पोस्टलेट है वो है जो द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ ए ऑफ अ डायनेमिकल वेरिएबल ए फॉर सिस्टम इज गिवन बाय। तो गिवन बाय गाइस सिंपली है आपके पास ये जो पोस्टलेट है बहुत ही सिंपल सा पोस्टलेट है, आपको अभी समझ में आ जाएगा गाइस, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। माना बात इस तरीके से गिवन होता है गाइस, तो प्रिसाइज वैल्यू ऑफ आप ए की गिवन कर सकते हैं, वो आप इसे सॉल्व करके यहाँ पर ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अल्फा साई
क्यू टी इक्वल टू ए साई क्यू टी। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वेव फंक्शन जो होगा, जो वेव फंक्शन होगा यहाँ पर साई, वो किसी ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड होगा। और अगर ये साई कोई आइगन फंक्शन है, तो इसकी एक डेफिनेट आइगन वैल्यू भी होगी, जो कि जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। पर गाइस, यहाँ पर वो आइगन फंक्शन एक प्रिसाइज वैल्यू के रूप में हम उसे नाम दे देते हैं। जो आइगन फंक्शन होगी उसे हम एक प्रिसाइज वैल्यू से डिनोट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं गाइस कि कोई भी वेरिएबल जैसे कि यहाँ पर जो साई है वो किस वेरिएबल के साथ एग्जिस्ट करता है, क्यू और टी। क्यू हमने इससे पहले आपको बता चुका हूँ गाइस कि जो क्यू है वो किसको डिनोट करता है, पोजीशन वेरिएबल, पोजीशन कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, एक्स वाई जेड को डिनोट करता है। तो जो ये है, तो एक्स वाई जेड से रिलेटेड कुछ भी वैल्यू होगी जो साई की, वो हम प्रिसाइजली डिनोट कर सकते हैं इस वैल्यू ए से, जिसे कि हम आइगन वैल्यू भी कहते हैं इन अ कॉमन सेंस। ठीक है ना गाइज? तो बहुत सरल है। और गाइज यहाँ पर आपकी जो ए है, यहाँ पर आप इसे एक और टर्म से आप इसे नाम दे सकते हैं, जिसे कि हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये है गाइज एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी गाइज इसी ए को कहते हैं। और ऑब्जर्वेबल वैल्यू या ऑब्जर्वेबल्स जिसे हम कहते हैं, वो भी गाइज यही ए होगा, यही आइगन वैल्यू होगा, जिसे कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू और ऑब्जर्वेबल कह सकते हैं। क्या है गाइज कि जो हमारे पास किसी डायनेमिकल वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर साई किस डायनेमिकल वेरिएबल के साथ एग्जिस्ट करता है, पोजीशन वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड, जिसे कि हम सिंगल एक्ट में किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर हम साई की पोजीशन कोऑर्डिनेट की प्रिसाइज वैल्यू निकालना चाहें, तो हम सीधे इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी, उससे हमें उस पोजीशन कोऑर्डिनेट के प्रिसाइज वैल्यू हमें आसानी से पता चल सकती है इस ए की वैल्यू से, जिसे कि हम कहते हैं सिंपलेस्ट टर्म में आइगन वैल्यू, जिसे हम नाम देते हैं। और बाद में हम इसे और नाम से भी, ये आता है कई किताबों में, जैसे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू या ऑब्जर्वेबल। सो गाइज, पिछली 2 वीडियोस में कंप्लेन आ रही थी कि जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी जो क्वालिटीज़ है वीडियोस की, वो थोड़ी लो है, साफ नहीं दिख पा रहा है, दिक्कतें आ रही है स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मैंने इस समय बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश की है। तो गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें गाइज़, ताकि आपको वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज़, अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। गाइज़, दोनों श्रोडिंगर इक्वेशन मैं आपको प्रूफ कराऊंगा यहाँ पर, जो कि है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। बहुत सरल है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है, और अगली वीडियो में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू गाइस।